तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के बारे में, इससे पहली वाली कक्षा में हमने इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ा। आज की कक्षा में हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जिससे हमें परीक्षा में अगर एक भी क्वेश्चन पूछे तो न छूटे। चलिए शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। इससे पहले वाली कक्षा में हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा दिया है। चलिए आज शुरू करते हैं क्या आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको इंग्लिश में प्रोटो हिस्टोरिक भी कहते हैं। सबसे पहली यह बात है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, यानी कि इस समय के मनुष्यों को लिखना तो आता था और वो पढ़ भी सकते थे, लेकिन हमें उनकी लिखी हुई भाषा पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में मनुष्य द्वारा लिखे गए जितने भी शब्द है वो तो हमने उसके साक्ष्य से प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उसको हमने पढ़ नहीं पाए हैं। और किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं, उसका सिर्फ हमें साक्ष्य मिला है। और इस काल की जानकारी के स्रोत में भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सिंधु सभ्यता का विकास कैसे हुआ और इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले हम लोग यह पढ़ते हैं कि यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता, आखिर इसका नाम कैसे पड़ा सिंधु सभ्यता, तो यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर बसी हुई थी, इसीलिए इसे सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा शहर में हुई थी और इसी के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता तो हम और किस नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जानते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी हमें चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। और चलिए इसके विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसकी क्या विशेषता है सिंधु सभ्यता की। तो सबसे पहला बात है कि इसकी शहरों की योजना। तो चलिए शहरों की योजना से स्टार्ट करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की योजना अत्यंत व्यवस्थित थी और सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी हुई थी और नलियों का भी बेहतरीन प्रबंधन था और घर पक्की ईंटों से बने होते थे और मंजिलों के होते थे। तो सबसे पहला बात यहाँ पर आया है ग्रिड पैटर्न। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर ग्रिड पैटर्न होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ग्रिड पैटर्न, कैसा था वहाँ। तो इस तरीके से ग्रिड पैटर्न यानी कि सभी मोड़ पर 90 डिग्री का एंगल बना होता था। जहां भी हम लोग की गलियां मुड़ी हुई थी वहां पर सभी हम लोग के 90 डिग्री का एंगल बना था। जैसा आप लोग इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ की सड़कों पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो यही ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि इसकी जितना भी मुहाने हैं वो सभी 90 डिग्री पर मुड़े हुए थे और इनकी नलियों की बेहतरीन प्रबंधन था और यहाँ की घरें पक्की ईंटों से बने थे। ठीक है, तो जब हड़प्पा में खुदाई हुई तो यहाँ से ईंटें निकलने लगी, जिससे हमें यह पता चला कि हड़प्पा में हमें ईंटों भी मिले हैं। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं कि यहाँ के स्नानागार के बारे में। तो मोहनजोदड़ो में मिला ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार हमें कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। एक बड़ा सार्वजनिक स्नानागार था जो संभवतः धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है
कि ग्रेट बाथ का स्रोत हमें कहाँ किस शहर से मिला है, तो हम बता सकते हैं कि ग्रेट बाथ हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अगला है कृषि और व्यापार। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, जो गेहूं, जौ और कपास की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि में गेहूं, जौ और कपास की खेती मुख्यतः होती थी। इसके अलावा यहाँ के लोग व्यापार भी निपुण थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार में भी रुचि रखते थे। उन्हें मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों से व्यापार के सबूत मिले थे। यानी कि जब हमारी सिंधु सभ्यता का विकास हो रहा था, तो उसी समय एक और सभ्यता थी, क्या थी, तो वो थी मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया से भी हम लोगों का व्यापार में संबंध के साक्ष्य मिले हैं। तो अगला पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की भाषा या लिपि। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को आज तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन यह एक चित्रलिपि यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब यह होता था कि वहाँ जो भी सिंधु सभ्यता में लिखा जाता था, उसको चित्र के माध्यम से हम लोग दर्शाते थे और उसी से समझ जाते थे कि यह क्या लिखा हुआ है। तो वो तो सिर्फ सिंधु सभ्यता के लोग ही पढ़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही लिखा हुआ था। हम लोगों को तो वो समझ में नहीं आया, इसीलिए हम लोग उसको समझ नहीं पाए। और उनकी लिखी हुई चित्रलिपि को हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते थे। तो यह यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की कौन सी लिपि हमें समझ में नहीं आई। तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट हमें समझ में नहीं आई। और अगला पढ़ते हैं धार्मिक जीवन, कि आखिर उनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो इस सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन खुदाई से मिले कुछ मुहर और मूर्तियों से पता चलता है कि लोग पशुपति यानी कि शिव और देवी मातृका की पूजा करते थे। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है, यहाँ के लोग धर्म पर विश्वास रखते थे और पूजा पाठ भी करते थे। तो पूजा पाठ किस देवता की करते थे, पशुपति यानी कि भगवान शिव की, और देवी मातृ की पूजा करते थे। और इनका सामाजिक जीवन कैसा था, इसके बारे में जानते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन के लोग एक दूसरे से व्यापार और खेती यानी कि ट्रेड और एग्रीकल्चर के माध्यम से जुड़े हुए थे। और उनकी संस्कृति में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और समाज संभवतः एक समतावादी था, यानी कि यहाँ के लोग नारी का सम्मान करते थे और यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए समाज स्वतः ही एक समतावादी था। तब हम लोगों ने इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लिए। अब इसमें हम लोग जो कि कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो बार बार हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, उसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम एक बार इसको पढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया था। और सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब की थी, तो 1904 ईस्वी में। अब हम बता सकते हैं। और आगे बात करते हैं कि जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, यानी कि यहाँ पर जो पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई 1904 ईस्वी में, उसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल को बनाया गया। ठीक है, और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने ही किया है। और सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। तो यह यहाँ से क्वेश्चन है,
बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ सकता है और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी। तो अब हम बता सकते हैं कि दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई की थी और सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। तो यह भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी और इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है। तो इसके टाइम पीरियड को भी आप लोग एक बार जरूर याद कर लीजिए। ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है कि सिंधु सभ्यता का समय काल कब से कब तक है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए हम आगे पढ़ते हैं कि आखिर जब सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी तो कहां से कहां तक इसका विस्तार था। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पूरा 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सिंधु सभ्यता में इसके पश्चिमी सीमा जो कि पाकिस्तान के डोर में स्थित है और यह दासक नदी के तट पर थी। यानी कि इसकी पहली पश्चिमी सीमा को देखते हैं तो यहाँ पर सुक्कनदोर शहर है और इसकी उत्तरी सीमा जो कि कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर था और इसकी खुदाई जगपत जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिम में तो हमने लोगों ने देख लिया सुक्कनदोर और अब इसके उत्तर में मांडा शहर है जो कि जम्मू में स्थित है और यह इसकी खुदाई जगपत जोशी ने 1982 ईस्वी में किया था। अब इसकी पूर्वी सीमा यानी कि जो कि आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, वहाँ की जो हिंडन नदी के किनारे बसा है। यानी कि आलमगीर जो कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी क्षेत्र है वह हिंडन नदी के किनारे है और इसका नेतृत्व जगदत्त शर्मा ने किया था। यानी कि आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है इसकी खोज किसने की थी, तो जगदत्त शर्मा ने किया था। ठीक है, और इसकी दक्षिणी सीमा जो कि महाराष्ट्र के दहमाबाद में, ठीक है, कहाँ पर है, दहमाबाद में है और यह प्रवरा नदी के तट पर थी और यहाँ से धातु का एक रथ यानी कि ईका गाड़ी जिसे हम लोग सामान्य भाषा में ईका गाड़ी बोलते हैं, इसी का प्रमाण मिला है। यानी कि ईका गाड़ी का प्रमाण हमें दहमाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता जिसको 1921 में खोजा गया था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने किया था। हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी और यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। और यहाँ से क्या क्या वस्तुएं मिली है पहले एक नजर इसको डालते हैं। ये सारे साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं, जिसमें पहला है कुम्हार का चक और दूसरा है अन्नगार और तीसरा है श्रमिक आवास और चौथा है मातृ देवी की मूर्ति, चौथा है लकड़ी की ओखली और छठा है लकड़ी का ताबूत और सातवां है RH-37 कब्रिस्तान और आठवां है हाथी का कपाल और नौवां है स्वास्तिक का चिन्ह। तो ये हमसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि एक बार जरूर इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगला इसके नोट के बारे में पढ़ते हैं कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को चांदी की जानकारी थी। अब अगला शहर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें अगला शहर है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, इसकी खुदाई सन 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी और यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, और यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मातृकों का एक बहुत ही बड़ा टीला मिला है और इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से मिली हुई वस्तुएं में पुरोहित आवास, घर में कुआं और विशाल स्नानागार, अन्नागार और सूती वस्त्र
सबसे चौड़ी सड़क और सभागार, पशुपति शिव और कांसे की नर्तकी और स्वास्तिक चिन्ह और तांबे का ढेर प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ हमें सब सारा तो नहीं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें हमें विशाल स्नानागार और अन्नागार और चौड़ी सड़कें हमसे बार बार पूछी जाती है कि ये कहाँ से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। तो यह इम्पोर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो में अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। और स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी में हुआ था। तो हम अगला शहर के बारे में पढ़ते हैं, चन्हुदड़ो, जिसकी खुदाई 1931 में हुआ था। इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजूमदार ने किया था और यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है और यही एक औद्योगिक शहर है, यानी कि इंडस्ट्रियल सिटी चन्हुदड़ो को ही कहा जाता है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है, जिसमें मेकअप की सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया और सुई और अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ठीक है, इसी के साक्ष्य में चन्हुदड़ो से प्राप्त हुए। रोपण में पहली खुदाई 1553 ईस्वी में हुआ था और जगदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में इसकी खुदाई की थी और यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवरों का भी शव मिला है, यानी कि रोपण से में जानवरों के शव भी मिले हैं। और ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला था। अब आगे हम बनावली शहर के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने किया था और यह हरियाणा में स्थित है और इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है और यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी कि यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न में नहीं बनी थी, यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, अब हम लोग कालीबंगा के बारे में पढ़ते हैं, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। और यहाँ पे अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, फल एवं भवन कुंड मिले हैं। यानी कि यहाँ से हमें अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हवन एवं कुंड मिले हुए हैं। और यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसकी खोज अलमानंद घोष ने की थी और इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने किया था। तो कालीबंगा की खोज अलमानंद घोष ने किया था और इसकी खुदाई बीके थापर तथा बीबी लाल ने किया था। अब हम लोग धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं। यह गुजरात में स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। अगला शहर यानी कि सुरकोटदा शहर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से कलश, सावधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है और इसकी खुदाई जगपत जोशी ने करवाई थी। अगला शहर है लोथल। जब हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं तो इसकी खुदाई एस.आर. राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था और यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यानी कि हमसे यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछा हुआ है कि बंदरगाह हमें किस शहर में मिला हुआ है, तो वो हमें मिला हुआ कहाँ से, तो लोथल शहर। और यहाँ की गोदीवाड़ी का साक्ष्य मिला है, यानी कि यहाँ से हमें गोदीवाड़ी पे भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ घर के दरवाजे सड़के की ओर खुली हुई थी, यानी कि इनके दरवाजे जितने भी घर थे उनकी सभी दरवाजे या सभी दरवाजे किधर खुली हुई थी, तो सड़के की ओर खुली हुई थी। और यहाँ फारस की मोहरें भी मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत है।
यानी कि यहाँ से हमें मुहर भी मिला है जो कि कहाँ का था, फारस का था, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे व्यापार फारस से भी होते थे। और यहाँ से युगल सावधान भी मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। अब अगला शहर है रंगून। अब हम रंगून के बारे में पढ़ेंगे कि यह गुजरात में स्थित है और यहाँ से धान की भूसी मिली है। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है जो कि गुजरात पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। और सिंधु सभ्यता का बड़ा शहर मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कुंडाल के बारे में। तो इससे हमें एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि यहाँ से हमें चांदी के दो मुकुट मिले हैं। तो यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी के दो मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हमें कुंडाल से प्राप्त हुए। और कुंडाल कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय शहरी सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को सड़कों पर काटती थी तथा ये पूर्व पश्चिम दिशा में थी। यानी कि यहाँ की सड़कें उत्तर पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर चलती थी। और इससे हवा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी और यहाँ की नलियाँ ढकी हुई थी। और अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही क्या था, कृषि था। और इसका व्यापार विदेशों से होता था। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग, हमने पहले भी पढ़ा कि इनका व्यापार विदेशों से होता था। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि सोना किस देश से आयात होता था। तो अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से। और वस्तुओं का आयात गोदाम गोमेद में होता था। और कहाँ से, सौराष्ट्र में, ठीक है। और चांदी का अफगानिस्तान और ईरान प्रदेश से होता था। और लाजवर्द से होता था और मेसोपोटामिया तक इसका व्यापार किया जाता था। और दूसरी वस्तु है तांबा जो कि बलूचिस्तान, खत्तेड़ी और ओमान में होता था, जिसको सीसा। और इसका व्यापार हमें ईरान से होता था। और टीन जो कि ईरान अफगानिस्तान में होता था, इसका भी आयात सिंधु सभ्यता के लोग करते थे। बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता के समाज चार वर्गों में बटा था, जिसमें विद्वान सबसे श्रेष्ठ थे और उसके बाद योद्धा थे और उसके बाद व्यापारी एवं शिल्पकार थे और चौथा थे श्रमिक। श्रमिक को सबसे निचला दर्जा दिया जाता था और इनका समाज मात्र सत्रात्मक था और इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इसकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा नहीं जा सका, जिसे हमने पढ़ा नहीं गया। और इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। अभी जो आपके सामने लिखा हुआ है ये लेफ्ट से राइट की ओर लिखा हुआ है, लेकिन इन लोगों को जितने भी लिखावट थे वो दाएं से बाएं की ओर, यानी कि इस तरफ से लेकर इस तरफ की ओर लिखी होती थी। और हमारी लिखी हुई राइटिंग कैसी होती थी, हम इधर से लेकर इधर की ओर लिखते हैं, ठीक है। के मुहरों पर सर्वाधिक एक सिंह वाले जानवर का चित्र था और इनके मुहरों पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिलता था। यानी कि इनके मुहरों पर सिर्फ एक सिंह वाले जानवर का ही चित्र था, लेकिन यह नहीं पता चल सका कि वह गाय है या सिंह। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा को भी नहीं जानते थे। और यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 kg का था। यानी कि यहाँ सबसे छोटा बाट ही 16 kg का था। और सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध में तलवार का उपयोग नहीं करते थे। और सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग किया जाता था। यानी कि वहां पर जितनी भी वस्तुएं हमें मिट्टी की मिली है उन पर लाल रंग का कलर चढ़ा हुआ था। और सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। यानी कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा खेती किसकी होती थी, तो कपास की। और उनका उत्पाद भी बहुत ही ज्यादा होता था। और सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग कृषि एवं पशुपालन भी करते थे। और
परंतु इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन तो करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अब सिंधु सभ्यता की पतन के बारे में पढ़ेंगे, आखिर सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसके बारे में कई वैज्ञानिकों ने कई तथ्य दिए, जिसमें से गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने बताया कि सिंधु सभ्यता पर बाहर के देश के लोगों ने आक्रमण किया और इसका पूरी तरह से विनाश कर दी। और अगले वैज्ञानिक आए, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस आर राव। इन्होंने बताया कि यह सिंधु नदी के तट पर थी। ऐसा हो सकता है कि सिंधु नदी में कभी जोरों से पानी का बहाव आया और यहाँ के लोग का नाश हो गया और यहाँ के लोग सिंधु सभ्यता को छोड़कर कहीं और बस गए। आरएल स्टेइन और अमलानंद घोष ने इसके पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को बताया और एम आर साहनी ने इसमें भूवैज्ञानिक परिवर्तन या बाढ़ को बताया। जॉन मार्शल ने इसको प्रशासनिक शिथिलता के बारे में बताया कि यहाँ के प्रशासनिक शिथिलता हुई, जिससे यह सभ्यता का पतन हुआ। और अगले वैज्ञानिक आए, के यू आर कनेडी ने बताया कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदा या मलेरिया या महामारी जैसी बीमारियों के कारण यहाँ के लोगों का पतन हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगली कक्षा में हम लोग ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल और नेहरू काल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब हम लोग इस के बारे में पढ़ेंगे और